हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित सोई आपको अपने चैनल अमित सोई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, नो डाउट, और इस बार भी कंटिन्यू कर पाऊंगा ये आपको मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया है। फिर से एक बार हम आ गए हैं नए नए वीडियो के साथ, नए नए सीखने के लिए चैप्टर्स के साथ। तो इस बार जो है हम कंप्लीट चैप्टर लेंगे और स्टार्ट में कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 से ही। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने 1 स्टार्ट किया था ना, उसमें ना तो ऑडियो क्वालिटी अच्छा था ना तो वीडियो क्वालिटी अच्छा था। ठीक है, बहुत ही पुअर क्वालिटी था और हमने शुरू किया था, जिसको धीरे धीरे हमने इम्प्रूव कर लिया था। चैप्टर नंबर 4 में जो है वो काफी हद तक सुधर गया था, लेकिन हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से और स्टार्टिंग से, ताकि जो ऑलरेडी 12th में स्टूडेंट है उनके तो कंप्लीट हो ही चुका है पोर्शन, उनको एग्जाम देना है, बस टाइम टेबल आने ही वाला है। ठीक है, सीबीएसई ने भी अनाउंस कर चुके हैं, सीबीएसई भी अनाउंस कर चुका है कि एग्जाम होगा 12th का। तो आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एग्जाम में बहुत अच्छा कीजिए। और जो गुजरात बोर्ड है, जो स्टेट बोर्ड है, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि जो 12th की एग्जाम होगी वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सही रहा तो जरूर होगा। और आपको तो पता ही है कि 10th का जो है, जो लास्ट ईयर 10th में स्टूडेंट थे, उनका जो 10th का क्लास तो दोनों ही सीबीएसई ने और गुजरात बोर्ड ने मास प्रमोशन दे दिया है। लेकिन गुजरात बोर्ड ने एक चीज क्लियर किया है कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मार्क्स प्रमोशन मिलेगा जो स्टूडेंट स्कूल के रेगुलर स्कूल में थे। यानी कि मान लो आप 9th से 10th में आए, स्कूल तो चला ही नहीं आपका, अगर आप 9th में रेगुलर स्टूडेंट थे और 10th में आए हो तो आपको मास प्रमोशन दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी में अभी तक वो आया नहीं, जैसे आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा किस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे और किस बेसिस पे मिलेंगे। सीबीएसई के तो रिजल्ट भी आ चुके हैं। और इसके अलावा जो रिपीटर स्टूडेंट थे, यानी जो किसी कारण से हो सकता है कि आप लास्ट ईयर एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं कर पाए और आप इस बार दोबारा देने वाले थे, आपने काफी मेहनत किया था, तो उनको मास प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, यानी प्रमोशन के अंदर वो नहीं आएंगे। उनको हो सकता है एग्जाम देना पड़ेगा ऑफलाइन बेसिस। तो ऐसे ही जानकारी आपको मिलता रहेगा, तब तक के लिए आप वो वीडियो को जुड़े रहिए। लेकिन हाँ, 12th का चैप्टर नंबर 1, 10th का चैप्टर नंबर 2 और 11th का चैप्टर नंबर 2, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड हम स्टार्ट करेंगे व्हाइट पे, डिजिटल पैड पे करेंगे। थोड़ा बहुत हम उसमें क्योंकि यूज करेंगे कुछ एनिमेशंस के लिए, एनिमेशंस यूज करेंगे। और चैप्टर नंबर जो 2 होगा वो स्टार्ट हो चुका है, उसके वीडियो आ जाएंगे बहुत जल्दी, हो चुका है वीडियो, एडिटिंग चालू है, जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल 12th का आ गया है, 10th का भी चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस आ चुके हैं, दोनों ही स्टार्ट हो चुका है। तो आप वीडियो को देखिए, समझिए, एंजॉय कीजिए और लगे रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसका हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं आज। कौन सा है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक के हम चैप्टर कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हम 2 टॉपिक करेंगे वो हमारे चैप्टर का नाम ही है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या आप स्टेट बोर्ड में हो या आप कोई राइटर बुक भी पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि 12th का आपका जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो चार्ज और फील्ड के बारे में हम बेसिकली इसमें जानेंगे। कवर जो करेंगे यहाँ पे हम 3 डेरिवेशन को कवर करते हैं बेसिकली। पहला हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, और उन दोनों का कुछ हम यूज करके अलग अलग जगह पे प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो तुम 2 टॉपिक को पढ़ते हो डिटेल में, जिसको तुम अलग अलग जगह पे अप्लाई करते हो, वो है फील्ड एंड फोर्स। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकंड चैप्टर है वहां पे आप कवर करते हो किसको? पोटेंशियल एंड कैपेसिटर को। और उसमें एक एडिशनल टॉपिक है एनर्जी। बहुत सिंपल है, मजा आएगा सीखने में। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, यानी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर नंबर 1 है, पहले हम यहाँ पे देखेंगे चार्ज क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ काम आता है। बहुत सिंपल, मजा आएगा। आप बताओ, हर कोई आपने फोटोकॉपी तो कराया होगा, दुकान की बात कर रहा हूँ। घर पे अगर हमने एप्सन का प्रिंटर रखा है तो मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, आपने फोटोकॉपी कराया होगा। फोटोकॉपी कराने के बाद जब हमें वो पेपर देता है दुकान वाला, तो पेपर हमें थोड़ा सा गर्म लगता है ना, लगता है जरूर। और अभी जैसे कि मौसम थोड़ी नमी युक्त है ना, बारिश होने वाली है या हो गई है, सूरत में जैसे बारिश हो चुकी है, पहली बारिश, तो इस हिसाब से बहुत सारी जगह बारिश हो चुकी है। तो इस हिसाब से आपने देखा होगा कि ऐसे टाइम पे
जो पेपर हम फोटोकॉपी कराते हैं उसके ऊपर के जो कार्बन है ना, कई बार हाथ को ऐसे रगड़ने से, उसके ऊपर रब करने से वो निकल जाता है। आपने नोटिस किया होगा, या फिर कई दिन से सब फोल्ड करके रखो तो वो लाइन में वो कार्बन निकल जाता है। क्यों निकलता है, रीजन क्या है, या वो फोटोकॉपी होता कैसे है? तो होता कैसे, वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो चिपकता कैसे है उसके ऊपर, वो कार्बन कैसे चिपक जाता है? तो वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो पेपर गर्म इसलिए होता है ताकि वो बॉन्डिंग थोड़ा अच्छे से हो, दोनों चार्ज अच्छे से चिपक जाएं और अच्छे से बॉन्ड बनाए, इसलिए उसको हीट कर देते हैं। तो यहां पे जो काम करता है वो क्या है, वो है स्टैटिक चार्ज। अब ये चार्ज क्या है, तो सबने 6, 7, 8 में एक टॉपिक कॉमन पढ़ा है, वो है एटम। सपोज ये शेप हम ऐसे ही बना देते हैं, बेसिकली वो क्या है, कोई तो ये है नहीं कि ऐसा राउंड होगा, ऐसे वॉल होगा, बीच में कुछ होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट कि हम शेप ऐसे ही बनाते हैं। एटम से क्या बना है बता सकते हो? बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि फैन ऑन नहीं कर सकते। ओके, तो एटम जो है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है एटम कहां पर है, किससे बना उसको बाद में करते हैं, कहां पर है। तो फिलहाल अगर मैं कहूं कि एटम ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे एटम नहीं है, यानी कि परमाणु नहीं है। कहां पर है? एयर, वाटर, है ना, फिर जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं वो सब, यहां तक कि हमारे पूरे बॉडी का, यानी लिविंग नॉन लिविंग जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं या हमारे पास जो है हम नहीं देख पा रहे हैं, वो सब चीजें किससे बनी है? एटम से बनी। यानी कि हमारी बॉडी का भी पूरा स्ट्रक्चर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है, एटम से ही बना हुआ है। क्लियर? क्योंकि हमारी बॉडी तो अलग अलग तरह के मिनरल से ही बना हुआ है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट किससे बने हैं? एटम से बने हैं। क्लियर? सेम प्रॉपर्टी वाले। तो ये एटम है। अभी हमें पता है कि इस एटम के बीच में एक पार्ट है, कौन? न्यूक्लियस, है ना। किसने बताया था इसके बारे में पहली बार? रदरफोर्ड ने बताया था। ऑब्वियसली आपको पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैरी करता है किसको? पॉजिटिव चार्ज को। ये गाइगर मार्टन के एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हो गया था, है ना। और उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें रिवॉल्व करता है, उसी को हम मान लेते हैं, आज तक मान रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अलग अलग ऑर्बिट में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। यही था ना। ओके, कोई एक ये एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर। अब यहाँ पे पहली बार ऐसा माना जाता है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस के बारे में बताया था, माने कि चार्ज, इस वर्ड को उन्होंने बताया था, फिर बाद में चार्ज वार्ज आया था, जो भी है डिस्कस करेंगे हम एटम चैप्टर में। तो यहाँ पे 2 पार्ट है, एक ये और एक ये। तो आपको पता है कि इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रॉन का एज अ नेगेटिव चार्ज, और इस प्रोटॉन को कहा गया पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हमारे पास 2 चार्जेस थे। कैसे आया, क्या आया, चैप्टर नंबर 12 है, दिल्ली बहुत दूर है, वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तो वहां पहुंचेंगे तो हम चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे कि एटम के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव इन चार्जेस के नाम कैसे आए, क्या, थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लेंगे। तो एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। इनिशियली एक ही चार्ज था, वो था फंडामेंटल चार्ज, जिसको कहा गया फंडामेंटल बेसिक इलेक्ट्रॉन, और उसकी एक वैल्यू डिफाइन हुई। ठीक है, इसको कहा गया E, और इस फंडामेंटल चार्ज के वैल्यू डिफाइन हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी ये वैल्यू फिक्स हुई, किसकी? फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन के, फंडामेंटल चार्ज की। फिर कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो नेगेटिव चार्ज वाला जो है, ये नेगेटिव चार्ज जो है, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये जो पॉजिटिव या जो प्रोटॉन है, इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होगी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो यूनिट है ये कूलम के नाम से रखा गया था। ठीक है, आगे हम उनको तो बहुत अच्छे से जानेंगे, नाम हम देख लेंगे तब। तो ये है। फिर इनके मासेस भी क्लियर हुए, क्योंकि हमें यूज करना है तो हम उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास था फिक्स कितना?
9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसी के साथ जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये इससे काफी भारी है और उसकी वैल्यू कितनी है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से नियर अबाउट 1836 गुना 1836 टाइम जो है वो ज्यादा है। किसका? मास ऑफ प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से। इसके अलावा एक और चार्ज पार्टिकल को इन्वेंट किया गया था। कौन थे वो? चैडविक ने किया था। और उस पार्टिकल का नाम क्या था? तो आपको पता होगा वो था न्यूट्रॉन, जिसके पास कोई चार्ज नहीं था और इसका मास भी नियर अबाउट प्रोटॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 यानी 1838 गुना जो है वो भारी है, ये तुम कह सकते हो। और बाकी इसका और इसका जो मास है वो नियर अबाउट सेम है, लगभग क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो ये चार्ज है। कौन? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। टू टाइप के चार्जेस को बताया गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों की ही मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, लेकिन कैसा है? तो एक नेगेटिव है -1.6, एक पॉजिटिव में है +1.6। क्लियर? ओके। चार्ज को प्रेजेंट करने के लिए हम सिंबलाइज करते हैं क्यू से। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों को ही हम यूज करते हैं। किससे? क्यू हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो चार्जेस होते हैं अगर वो नेगेटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी क्या करेंगे? एक दूसरे को वो रिपल करते हैं। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षण करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ सेम चार्ज रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश जो होते हैं वो आकर्षण करते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। तो चार्ज टू टाइप के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, लेकिन दोनों की साइन अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस में होगा, प्रोटॉन की वैल्यू प्लस में होगा। और फंडामेंटल जो वैल्यू है वो ई इतना ही है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सेम चार्ज जो होंगे वो रिपल करेंगे और जो अपोजिट चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद जो चार्ज पार्टिकल है वो मास भी कैरी कर रहा है, जो हमने अभी देखा ये रहा। अगर मास कैरी कर रहे हैं तो उनके बीच क्या होगा? तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करें 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सपोज 2 चार्जेस हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? G_me इंटू एम, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है अपॉन r² करके। तो तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करके ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे तुम MP_me कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया? और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ही कम होता है। आप 11th के फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ के आए हो। तो ये हो गया चार्ज। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है? तो पहला मैंने एक चीज बताया था, फोटोकॉपियर मशीन, जो लेजर प्रिंटर होते हैं बेसिकली। तो अभी हमने देखा ये चीज, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो पेपर को क्या किया जाता है? एक रोलर से पास किया जाता है। रोलर क्या करता है? पेपर को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। क्या करता है? पॉजिटिवली चार्ज करता है। कार्बन एक रोलर में से पास होता है, जब रोलर क्या करता है? कार्बन को नेगेटिव चार्ज करता है। फिर तुमने जब उसको स्कैन किया तो उसके अकॉर्डिंग एक प्रोसेसर उसको एक ऑर्डर में क्या करता है? उसको उसके ऊपर ड्रॉप करता है और फिर बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो दोनों आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। फिर तब उसको थोड़ा सा हीट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? ये बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होता है और फिर लंबे समय तक वो रहता है। तो इस तरह से फोटोकॉपियर मशीन तुम्हारा किस पे काम करता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। बहुत सिंपल है। इसके अलावा और कहाँ चार्ज देखने को मिलता है? तो सर्दी के दिनों में आपको याद होगा, रजाई में जब हम जाते हैं, है ना, क्योंकि उसमें से तो बाहर आने का मन ही नहीं करता है और सुबह पता नहीं चलता कब 8 बज गया, 10 बज गया, और बहुत आलसी हो तो 12 बजे तक भी सो सकते हो। तब आपने देखा होगा जब इसको हम ओढ़ते हैं या निकालते हैं, या जब उसके ऊपर थोड़ा बहुत घिस जाता है तो क्या होता है? वहां पे कुछ साउंड आता है ना, चढ़ 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 करके कुछ साउंड आता है। तो वो भी क्या है? वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही है।
ठीक है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा, आप किसी सोफे पे बैठे हो या फिर तो प्लास्टिक के चेयर पे बैठे हो, आप बार बार ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हो बॉडी को, तब तुम्हारे ये जो हाथ है, यहाँ के जो बाल है, यानी जो ये जो हेयर है, ये भी क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी क्या है, तुम्हारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा ये बहुत सिंपल है, कर सकते हो तुम अपने सिर पे क्या करो, अगर तुम्हारा हेयर जो है वो ड्राई है तो वहां पे थोड़ा रब करो, और रब करने के बाद उसको अगर पेपर के पास ले जाकर उसको अट्रैक्ट करेगा, वो भी तुम्हारा क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। या कई बार क्या होता है, सूखे बाल में यानी ड्राई हेयर में जब तुम कॉम्ब करते हो, कंघी करते हो, तभी भी क्या होता है, उसमें हेयर जो है बार बार अट्रैक्ट होते हैं, तो भी क्या है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। या सबसे कॉमन है, टीवी के पास जाओ, अगर पुरानी टीवी है आपका, वो स्क्रीन बड़ी वाली मोटी वाली प्लाज्मा टीवी है, या फिर तो पुरानी वाली अगर स्क्रीन है, या अपने एलईडी में भी पास जाके थोड़ा हाथ को ऐसे करो, देखो ये जो हेयर होंगे ना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे ना, बाल खड़े हो जाना, तो भी क्या है, वो भी तुम्हारा जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत गर्मी है, तो आई होप कि आपको चार्ज, अट्रैक्शन, रिपल्सन, इन सब के बारे में अच्छी खासी थोड़ी जानकारी हो गई होगी। ये इंट्रोडक्शन क्लास 1 है। नेक्स्ट भी जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप कवर करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हम कवर करेंगे, उनके बीच के फोर्सेस की बात हम करेंगे, और अभी जो हम हैं एक और छोटा सा टॉपिक के साथ उसको खत्म करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, वीडियो बहुत ऑलरेडी 15-20 का हो गया, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा होगा तो फिर आपको कोई मजा नहीं आएगा, तो सेकंड इंट्रोडक्शन क्लास में हम इन सबको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपको पता है हम पहले भी इसके बारे में बात किए। तो आई होप कि आप घर पे ही हो, सुरक्षित हो और बहुत अच्छे से हो, लेकिन पढ़ना ना बंद करें, क्योंकि आपका पढ़ना आपके हाथ में है, बाकी आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है। तो आई होप कि आप समझदार हो और घर पे हो और सुरक्षित हो। तब तक के लिए मुझे जाने की अनुमति दीजिए, तो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मुझे लाइव क्लास में ज्वाइन करना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे टीचमिंट ऐप पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे लाइव सेशन है, लाइव लेक्चर है, जो लाइव लेक्चर था उसका रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर है, और साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, यानी कि सारे चैप्टर्स के 12th के, तो आप वहाँ से वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन नोट्स के लिए, उन सब के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन लाइव क्लास के लिए आपके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 वीक का फ्री डेमो क्लास चल रहा है, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, वरना आपके लिए तो यूट्यूब के सारे वीडियोस है ही। और वीडियो को कंटिन्यू पाने के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के रहे बगल में रहे बेल को भी जरूर क्लिक कर देना। इसके अलावा अगर कोई हेल्प करना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपकी छोटी सी भी हेल्प बहुत ही बड़ा योगदान होगा। सो थैंक यू वेरी मच, अगले क्लास में मिलते हैं।